नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और भारत के भूगोल के अंदर आज हम भारत में वन कितने तरह के पाए जाते हैं उनसे रिलेटेड थोड़ा सा एक डिटेल के अंदर एक टॉपिक क्लियर करेंगे। और वन और उससे संबंधित जैसे पृथ्वी है या फिर जल दिवस, जल दिवस के साथ साथ आपके ओजोन दिवस, हिमालय दिवस या वन दिवस, ये कौन कौन से दिवस किस किस तारीख को मनाया जाता है, इससे संबंधित कई एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये सभी हम लोग इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ। ये टॉपिक वन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक है, तो देखते जाइए। वन आपके वर्षा व तापमान का अनुसरण करते हैं। दूसरा, भारत की भौगोलिक स्थिति और भारत का अत्यधिक विस्तार होने के कारण यहाँ पर कई प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे पर्वतीय वन, सदाबहार वन, पर्णपाती या पतझड़ या मानसूनी वन, मरुस्थलीय वन और मैंग्रोव वन या अनूप वन या ज्वारीय वन के नाम से जाने जाने वाले ये महत्वपूर्ण 5 तरह के वन हमारे भारत के अंदर पाए जाते हैं। और इनकी विशेषता किस किस तरीके से हैं और वर्षा के आधार पर किस किस तरीके से कहाँ कितनी वर्षा होती है, तो उसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग पर्वतीय वन। देखिए, पर्वतीय जो वन हैं वो उत्तरी पर्वतीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में पाए जाते हैं। भारत के पूर्वोत्तर जो 7 सिस्टर्स हैं, सिक्किम है, वहाँ ये काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। ऊंचाई की ओर जाने पर वनों में काफ़ी ज़्यादा विविधता मिलती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि पर्वत पर जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो इनमें विविधता काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। इन वनों का आर्थिक महत्व कम होता है। दूसरा, क्योंकि ये अत्यधिक ऊंचाई पर पाए जाने के कारण इनका जो आर्थिक महत्व है वो कम रहता है। दूसरा, ये दुर्गम पहाड़ी प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए, सबसे ज़्यादा इनमें किस तरीके से वन पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। मैं 8 तरह के वन बता रहा हूँ, जिसमें देवदार, चीड़, अशोक, फर, स्प्रूस, फिर आपके स्नोवर, स्लीवर और टेक्सस, ये 8 तरह के वन हैं। इसके अंदर देवदार है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन हैं। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में ये काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं और हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष भी हैं देवदार, तो आपको याद रखना है। एक और वन है जिसमें टेक्सस, ये जो पेड़ हैं ये औषधि के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पेड़ माने जाते हैं, तो आपको याद रखना है इस तरीके से। आगे जैसे एक ट्रायंगल आप मैंने बना रखा है, इसमें जहाँ जितनी वर्षा होती हैं उसके अनुसार भी है। दूसरा, ऊंचाई के आधार पर ये वन हैं, जैसे कि 900 मीटर की ऊंचाई पर पर्णपाती वन पाए जाएंगे, 1500 मीटर तक की ऊंचाई पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे। उसके बाद आपके 3000 मीटर तक शंकुधारी वनस्पति या वन पाए जाएंगे। 3000 से ऊपर अल्पाइन घास पाई जाएगी और उससे ऊपर टुंड्रा तुल्य वनस्पति पाई जाएगी, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ वर्षा कम होगी जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई की तरफ जाएंगे, और यहाँ बर्फ़बारी की वजह से यहाँ ऊंचाई के हिसाब से बर्फ़ होती है, तो वहाँ पर बर्फ़ के हिसाब से यहाँ वनस्पति पाई जाती हैं। घास से रिलेटेड आपको याद रखना है, अल्पाइन घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं। मध्य हिमालय में ये काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। इन अल्पाइन घास के मैदानों को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे मर्ग, जम्मू कश्मीर में अल्पाइन घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है, जिसमें जैसे सोनमर्ग है, गुलमर्ग हैं, ये जो घास के मैदान हैं इनको यहाँ इस नामों से पहचाना जाता है। दूसरा, उत्तराखंड के अंदर
बगलार या फिर पय्यार के नाम से भी जाना जाता है, बय्यार या पय्यार के नाम से। टुंड्रा तुल्य वनस्पति के अंदर जो वनस्पति पाई जाती हैं वो भी आपको याद रखनी है। इसके अंदर लाइकेन, मोरा और काई, ये टुंड्रा तुल्य वनस्पति के अंदर पाई जाती हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जनजातियाँ भी रहती हैं, जैसे गुज्जर हैं, बकरवाल है, मुरिया है, ये सारी जनजातियाँ इन टुंड्रा तुल्य वनस्पति के क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब पर्वतीय वन के बाद हम पढ़ रहे हैं सदाबहार वन। ये सदाबहार वन जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती हैं, उन प्रदेशों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार का मतलब ये सदा हरे भरे रहते हैं। हरे भरे रहने के पीछे इसके पीछे एक लॉजिक भी है, आपको याद रखना है। ये जो वन हैं ये त्रिस्तरीय वन कहलाते हैं। त्रिस्तर के अंदर ये पाए जाते हैं, क्योंकि त्रिस्तर में आपको एक डायग्राम में इसमें थोड़ा सा देखिए आप लोग, सबसे बड़े वन होंगे जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी, फिर उनसे छोटे वन होंगे और फिर उनसे छोटे वन होंगे। इनमें घास नहीं पाई जाती हैं। तो ये जो सदा हरे भरे रहने के पीछे कारण इस तरीके से हैं कि हर पत्ता अपने अपने मौसम के हिसाब से पत्तियाँ गिरा देता है। तो हर जो पेड़ है वो अलग अलग ऋतु में अलग अलग समय के हिसाब से पत्तियाँ गिराता है। तो एक गिराता है तो दूसरी उसमें दूसरे किसी पेड़ के नई आ रही होती है, तो इसलिए ऐसा पता नहीं चलता है कि यहाँ सभी पेड़ों ने पत्तियाँ गिरा दी, इसलिए ये सभी हरे भरे वन कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ अधिपादप या त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी पत्तियाँ गिराने का समय सभी का अलग अलग होता है और ये अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनकी जो पेड़ों की जो ऊंचाई है वो 60-60 मीटर तक की ऊंचाई तक भी ये पाए जाते हैं। और इन वनों में काफ़ी ज़्यादा आपको मैं ये कह सकता हूँ कि जैव विविधता पाई जाती है। इनका आर्थिक महत्व भी कम होता है, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा घने होते हैं। सघन होने के साथ साथ उच्च जैव विविधता यहाँ पे पाई जाती है और इनकी जो लकड़ी होती है काफ़ी ज़्यादा कठोर होने के कारण ये आर्थिक महत्व इनका इतना ज़्यादा नहीं रहता है। इन वनों के अंदर घास नहीं पाई जाती, आपको याद रखना है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी आपको याद रखना है। जैसे पश्चिमी घाट के अंदर पाए जाएंगे, मेघालय का जो पठार है वहाँ पे पाए जाएंगे, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह हैं वहाँ ये सारे वन पाए जाएंगे। इनमें कौन कौन से वृक्ष हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे महोगनी, रोजवुड, आबुनस, सिनकोना, ताड़, नारियल, इस तरीके से सिनकोना। इन सदाबहार वन के अंदर जो महत्वपूर्ण वृक्ष पाए जाते हैं उनके अंदर आपको याद रखना है महोगनी, रोजवुड, आबुनस, सिनकोना, ताड़ और नारियल, इस टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। आगे हम पर्णपाती वन को पढ़ेंगे। देखिए, पर्णपाती वन को अन्य नाम से भी जाना जाता है जो आपके सामने है, जैसे मानसूनी वन और पतझड़ वन के नाम से भी इनको जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु से पूर्व एक साथ ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इनको पर्णपाती या पतझड़ वन कहा जाता है। ये भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन में आते हैं, आपको याद रखना है। यहाँ 100 से ज़्यादा और 200 सेंटीमीटर तक की रेंज में बारिश होती है, वहाँ ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इनका सर्वाधिक आर्थिक महत्व रहता है, ये भी आपको याद रखना है। भारत के अंदर अगर आपको पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के अंदर ये पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इनमें महत्वपूर्ण जो वृक्ष हैं उनको आपको याद रखना है, जैसे शीशम है, सागवान है, आम, चंदन, पलाश, बरगद और महुआ। सागवान को टीक वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से अन्य नाम भी पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। कभी सागवान नहीं देखकर आपको टीक वन भी कहा जाए, अगर पूछा जाए कि टीक किसका नाम है तो आपको याद रखना है टीक सागवान का नाम है। दूसरा, सागवान सबसे ज़्यादा अगर आपको कहीं पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है। दूसरा, पलाश या ढाक जो वृक्ष हैं
जिसको जंगल की आग या जंगल की ज्वाला कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। ब्यूटिया मोनोमर्स के नाम से इसका नाम जाना जाता है। ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। तेंदू, तेंदू वृक्ष जो है ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और इनका राष्ट्रीयकरण 1974 में कर दिया गया था। और इनके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती हैं, यानी कि बीड़ी बनाने के उद्योगों में सबसे ज़्यादा अगर यूज़ किया जाता है तो तेंदू के वृक्ष की पत्तियां यूज़ की जाती हैं बीड़ी बनाने के लिए। महुआ, ये आदिवासियों का कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसके जो पुष्प होते हैं उससे शराब बनाई जाती हैं और देसी शराब बनाकर आदिवासी लोग इसकी शराब का सेवन करते हैं। इस महुआ का वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे शराब को मधु के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको आप रिलेट करके याद रखिए। महुआ का वैज्ञानिक नाम मधुका लोंगोफेलिया। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके भी आपको याद रखना है। आगे जैसे हम चंदन की वृक्ष के बारे में पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाए जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान लकड़ी हैं। आम का जो वृक्ष है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यूकेलिप्टस जो हैं ये पर्यावरण का आतंकवादी या दुश्मन कहा जाता है इस यूकेलिप्टस को, और सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। आगे हम मरुस्थलीय वन को पढ़ेंगे। देखिए, जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती हैं या फिर कम वर्षा होती है उस क्षेत्र के अंदर मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में वर्षा कम होने की वजह से तापमान भी काफ़ी ज़्यादा उच्च होता है। तो इसलिए वहाँ पर जो वृक्ष होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कांटेदार होते हैं, उनकी छाल मोटी हो जाती है और लंबी लंबी जड़ें होती हैं, क्योंकि पानी की वजह से जड़ें काफ़ी ज़्यादा लंबी दूरी तय करती हैं, यानी कि लंबी लंबी दूरी की जड़ें पाई जाती हैं। और इनकी जो पत्तियाँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, इसलिए ये मरुस्थल के वन की विशेषता होती हैं। इसके अंदर जीरोफाइट मरुद्भिद टाइप के वृक्ष या वनस्पति पाई जाती हैं। राजस्थान के अंदर, दक्षिणी पंजाब के अंदर, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा के अंदर और उत्तरी गुजरात के अंदर इस टाइप की वनस्पति और पाई जाती हैं। इनमें जो महत्वपूर्ण वृक्ष हैं वो आपको याद रखनी है, जैसे नागफनी है, कैक्टस है, खेर, केजड़ी, रोइडा, बबूल, केर, इस तरीके से जो वृक्ष पाए जाते हैं वो मरुस्थलीय वन के अंदर आते हैं। आगे हम मैंग्रोव वन या वेलांचली वन के नाम से पढ़ते हैं। यह तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। दूसरा, जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं वहाँ ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो जल है वो आधा खारा आधा मीठा या फिर खारा नमकीन टाइप का होता है, इसलिए वहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में ये 43% भाग में पाए जाते हैं, जिसमें सुंदरबन डेल्टा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। महानदी कृष्णा, गोदावरी, ये जो कावेरी नदी हैं इनके डेल्टा क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर भी ये सारे वन पाए जाते हैं। इनमें जो महत्वपूर्ण वृक्ष जो हैं वो सुंदरी, मैंग्रोव, सेनोरेटा, रोजोफेरा, बिंदा, नारियल, इस टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं। तो अभी हमने 5 टाइप के वनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। सबसे पहले पढ़ा था हमने पर्वतीय, फिर सदाबहार, फिर पर्णपाती, फिर मरुस्थलीय और मैंग्रोव। इस तरीके से 5 तरह के हमने वन पढ़े। आगे हम एक छोटा सा एक पॉइंट है, जैसे वनों का वैधानिक वर्गीकरण, वो हम देख लेते हैं। देखिए, वनों का वैधानिक वर्गीकरण के अंदर 3 तरीके से वन पाए जाते हैं और इनको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले आरक्षित, दूसरा संरक्षित और तीसरा अवर्गीकृत। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हमारे यहाँ किस टाइप के नहीं है, तो इसमें इन तीनों का नाम दे रखा होगा ऑप्शन के अंदर, और चौथा नहीं आपके इसमें नहीं होगा, उसका नाम दे रखा होगा, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले आरक्षित यानी रिजर्व्ड, फिर संरक्षित और अवर्गीकृत। अवर्गीकृत को अनक्लासिफाइड वन के नाम से जाना जाता है, और संरक्षित का मतलब प्रोटेक्टेड, और आरक्षित का मतलब रिजर्व्ड वन।
तो ये भी आपको इंग्लिश के अंदर भी नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है। अब हम आरक्षित यानी रिजर्व वन के बारे में पढ़ते हैं कि जहाँ समस्त प्रकार की वन जो गतिविधियाँ हैं जिसमें मानवीय गतिविधियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, वो आरक्षित वन के नाम से जाना जाता है। इनमें किसी भी टाइप की कटाई या हम पशुचारण वगैरह ऐसा सब कुछ प्रतिबंधित होता है। ये कुल मिलाकर 56% ये वन आते हैं। संरक्षित वन, इसके अंदर कुछ मानवीय क्रियाकलापों को छूट दे रखी होती है, तो इसके अंदर आपको याद रखना है संरक्षित वन के अंदर, जिसको प्रोटेक्टेड वन के नाम से जाना जाता है, ये 27% भाग में पाए जाते हैं। अवर्गीकृत वन, इसके अंदर किसी भी तरीके से आरक्षण वगैरह नहीं होता है, इसमें पशुचारण भी हो सकता है और छोटे मोटी अगर कोई वृक्षों की कटाई भी होती है तो वो भी की जाती हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, 17% भाग में पाए जाते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से भी आपको याद रखना है, जैसे राजकीय वन, सामुदायिक वन और व्यक्तिगत वन होते हैं। राजकीय वन 95% भाग में है और सामुदायिक भाग का 3% है और व्यक्तिगत का 2% भाग रखता है। आगे मैंने आपको सबसे पहले शुरुआती दौर में बताया था दिवस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये दिवस आपको एग्ज़ाम में याद रखने ही हैं। जैसे 1 मार्च, जैसे कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का जो समय है, यानी कि प्रथम जो सप्ताह है वो वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है। ये इसकी जो शुरुआत है ये 1950 से के.एम. मुंशी के द्वारा की गई थी। 1 से 7 जुलाई इसको वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। 1 तारीख से लगाकर 7 अक्टूबर तक वन्य जीव महोत्सव के नाम से मनाया जाता है। आपको याद रखना है उनके आगे, जैसे कि 9 सितंबर का जो दिन है, 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च जल दिवस के रूप में, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में और 22 मई, ये 22 की सीरीज़ आपको याद रखनी है। जल, पृथ्वी और जैव विविधता, यानी 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को भी आपको याद रखना है, विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। 12 सितंबर भी आपको याद रखना है, 9 सितंबर और 16 सितंबर, सितंबर के 3 दिन याद रखना है। 9 सितंबर मैंने बताया हिमालय दिवस। अब 12 सितंबर याद रखिए खेजड़ली दिवस, जोधपुर का खेजड़ली। तो खेजड़ली दिवस विश्व में एकमात्र यहाँ पर वृक्ष मेला भरता है, तो आपको याद रखना है खेजड़ली दिवस 12 सितंबर को, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से ये दिवस से संबंधित भी आपको याद रखना है। ये 8-7 जो मैंने 7-8 तरीके से दिवस बताए हैं, इसमें से आपको 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये मिनिमम इतना तो याद रखना ही है। तो इस तरीके से आपने आज मेरे हैंड रिटन नोट्स का पूरा जो वीडियो है अच्छे से देखा आपने। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपका कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया मुझे आप लाइक और कमेंट के साथ करें। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं और नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ओके।